बूढ़े ने बताया कि पिछले हफ्ते उसे मजबूर होकर एक खनिक के सामने प्रकट होना पड़ा था और एक पत्थर की शक्ल अख्तियार करनी पड़ी थी। उस खनिक ने पन्ना को खोद निकालने की खातिर सब कुछ त्याग दिया था। 5 साल तक वो एक नदी पर काम करता रहा था और उसने पन्ना की तलाश में उस नदी के हजारों पत्थरों को उलट पुलट कर डाला था। वो खनिक अपनी सारी कोशिशों को ठीक उस वक्त छोड़ने ही वाला था जब अगर वो मात्र एक और पत्थर को जांचता तो उसे उसका पन्ना मिल गया होता। क्योंकि वो खनिक अपनी नियति की खातिर हर चीज की कुर्बानी दे चुका था, इसलिए बूढ़े ने उसमें भागीदारी करने का फैसला किया। उसने खुद को एक पत्थर में बदल लिया जो लुढ़कता हुआ उस खनिक के पैर के पास तक चला गया। खनिक के 5 साल व्यर्थ गए थे, जिससे वो इतना नाराज और कुंठित था कि उसने उस पत्थर को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। लेकिन उसने उसको इतनी जोर से फेंका था कि जिस पत्थर से वो टकराया वो टूट गया और उस टूटे हुए पत्थर में संसार का सबसे सुंदर पन्ना फंसा हुआ था। लोग अपनी जिंदगी के शुरुआती वर्षों में ही अपने होने की वजह को समझ जाते हैं। बूढ़े ने एक खास तरह के तीखे लहजे में कहा। शायद इसीलिए वे जल्दी ही कोशिश करना भी बंद कर देते हैं, लेकिन होता यही है। लड़के ने बूढ़े को याद दिलाया कि उसने छिपे हुए खजाने के बारे में कुछ कहा था। खजाना पानी के तेज बहाव से उजागर होता है और वही तेज बहाव उसे दफना देता है। बूढ़े ने कहा, अगर तुम अपने खजाने के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा, और अगर मैं अपने खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा करूं तो। बूढ़े के चेहरे पर निराशा दिखाई दी। अगर तुम उस चीज को देने के वादे के साथ शुरू करोगे जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, तो उस चीज को हासिल करने की दिशा में काम करने की तुम्हारी इच्छा ही नहीं रह जाएगी। लड़के ने उसे बताया कि वो तो खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा एक जिप्सी से पहले ही कर चुका है। जिप्सी लोग ऐसे वादे कराने में माहिर होते हैं। बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा, खैर ये अच्छा है कि तुमने ये सीख लिया है कि जिंदगी में हर चीज के लिए एक कीमत चुकानी होती है। यही तो वो चीज है जो प्रकाश की योद्धा सिखाने की कोशिश करते हैं। बूढ़े ने लड़के को पुस्तक लौटा दी। कल इसी वक्त अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे ला कर दो और मैं तुम्हें छिपे हुए खजाने को हासिल करने का तरीका बताऊंगा। और वो चौक के कोने में कहीं गायब हो गया। लड़का फिर से अपनी पुस्तक पढ़ने लगा, लेकिन अब उसका मन नहीं लग रहा था। वो तनाव में था और परेशान था, क्योंकि वो जानता था कि बूढ़े का कहना सही था। वो बेकरी गया जहां से उसने ब्रेड खरीदी और सोचता रहा कि बूढ़े ने इस बेकर के बारे में जो कुछ कहा था वो उसे बताए या ना बताए। कभी कभी चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना ही अच्छा होता है। उसने मन ही मन सोचा और चुप रहने का ही फैसला किया। अगर वो कुछ भी कह देगा तो बेकर 3 दिन तक सब कुछ छोड़ देने के बारे में सोचता रहेगा। भले ही उसे अब इन सब चीजों की आदत पड़ चुकी है। इसलिए वो शहर में भटकने लगा और चलते चलते नगर के द्वार पर जा पहुंचा। वहां एक छोटी सी इमारत थी जिसकी खिड़की से लोग अफ्रीका जाने के लिए टिकट खरीदते थे, और उसे मालूम था कि मिस्र अफ्रीका में है। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? खिड़की के पीछे बैठे एक आदमी ने पूछा। शायद कल, लड़के ने वहां से आगे बढ़ते हुए कहा। अगर वो अपनी एक भेड़ बेच दे तो उसके पास इतना पर्याप्त पैसा होगा कि वो आसानी से खाड़ी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाएगा। इस ख्याल ने उसे डरा दिया। एक और ख्वाब देखने वाला। टिकट बेचने वाले ने जाते हुए लड़के को देखकर अपने सहयोगी से कहा, उसके पास यात्रा करने लायक पैसा नहीं है। टिकट की खिड़की पर खड़े खड़े लड़के को अपनी भेड़ों की याद आई और उसने फैसला किया कि उसे गड़रिया ही बने रहना चाहिए। 2 साल में उसने चरवाहे के काम से संबंधित सारी चीजें सीख ली थीं।
वो भेड़ों का ऊन निकालना जानता था, गर्भवती भेड़ों की देखभाल करना जानता था और भेड़ों को भेड़ियों से बचाना जानता था। वो एंडालूसिया के सारे मैदानों और चारागाहों से वाकिफ था और उसे अपनी एक एक भेड़ के वाजिब दाम की जानकारी थी। उसने लंबे से लंबे रास्ते से अपने दोस्त के तबेले पर लौटने का फैसला किया। जब वो शहर के किले के करीब से होकर गुजरा तो उसने अपनी वापसी को लगाम दी और पत्थर की उस ढलान पर चढ़ गया जो दीवार के ऊपर तक जाती थी। वहां से वो दूर अफ्रीका को देख सकता था। कभी किसी ने उससे कहा था कि ये वही जगह थी जहां से मूर आए थे और उन्होंने सारे स्पेन पर कब्जा कर लिया था। जहां वो बैठा था वहां से वो लगभग सारा शहर देख सकता था। उस चौक समेत जहां बैठकर उसने बूढ़े से बातचीत की थी। बुरा हो उस घड़ी का जब वो बूढ़ा मुझे मिला था, उसने सोचा। वो तो सिर्फ उस औरत की तलाश में इस शहर में आया था जो उसके सपने को पढ़ सकती थी, लेकिन वो औरत और वो बूढ़ा दोनों ही उसके गडरिये होने से जरा भी प्रभावित नहीं हुए। वे ऐसे एकाकी व्यक्ति हैं जिनका दुनिया की चीजों पर से विश्वास उठ चुका है और वे ये समझ ही नहीं पाते कि एक गडरिये को अपनी भेड़ों से कितना लगाव होता है। वो अपने रेवड़ की एक एक भेड़ को जानता था। वो जानता था कि कौन कौन सी लंगड़ी है, कौन अब से 2 महीने बाद बच्चा जनने वाली है और कौन सबसे ज्यादा आलसी है। वो उनका ऊन कतरना जानता था और उनको हलाल करना जानता था। उसने सोचा कि अगर मैंने कभी उनको छोड़ दिया तो वे बहुत दुख झेलेंगी। हवा तेज हो चली थी। वो उस हवा से वाकिफ था। लोग उसे लिवेंटर कहते थे क्योंकि मूर इसी पर सवार होकर भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर बसे लिवेंट से यहां आए थे। लिवेंटर और भी तेजी से बहने लगी। मैं यहां हूं अपनी भेड़ों और अपने खजाने के बीच, लड़के ने सोचा। उसे 2 चीजों के बीच चुनाव करना जरूरी था, एक जिसका वो आदी हो चुका था और दूसरी वो जो वो पाना चाहता था। फिर दुकानदार की बेटी भी थी, लेकिन वो उसके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी उसकी भेड़ें थीं, क्योंकि वो उस पर निर्भर नहीं थी। मुमकिन है कि उसे मेरी याद भी ना हो, उसने सोचा। वो अच्छी तरह से जानता था कि वो लड़की के सामने किसी दिन प्रकट हुआ था। लड़की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि लड़की के लिए हर दिन एक जैसा था और जब हर दिन अगले दिन जैसा ही होता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि लोग उन अच्छी घटनाओं को पहचान ही नहीं पाते जो उनके जीवन में सूरज के उगने के साथ हर दिन घटित होती है। मैं अपनी माँ, अपने पिता और अपने नगर के किले को पीछे छोड़ आया हूँ। उनको मेरे दूर चले जाने की आदत पड़ चुकी है। उसी तरह मुझे भी उनसे दूर रहने की आदत पड़ चुकी है। भेड़ों को भी मेरे उनके साथ ना होने की आदत पड़ जाएगी, लड़के ने सोचा। जहां पर वो बैठा था वहां से वो चौक को देख सकता था। बेकर की दुकान पर लोगों की आवाजाही अभी भी जारी थी। जिस बेंच पर बैठकर उसने बूढ़े से बातचीत की थी वहां अब एक नौजवान जोड़ा बैठा हुआ था और वे चुंबन ले रहे थे। वो बेकर, उसने मन ही मन कहा और उस ख्याल को अधूरा ही छोड़ दिया। लिवेंटर और भी तेज होती जा रही थी और वो उसके दबाव को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। हाँ, ये हवा मूरों को लाई थी, लेकिन ये रेगिस्तान और प्रदानशील औरतों की गंध भी तो अपने साथ लाई थी। ये अपने साथ उन आदमियों का पसीना और सपने भी लाई थी जो कभी अज्ञात की खोज में और सोने तथा साहसिक कारनामों की खोज में और पिरामिडों की खोज में निकल पड़े थे। लड़के को हवा की आजादी से ईर्ष्या महसूस हुई और उसने पाया कि वो खुद भी वैसी ही आजादी हासिल कर सकता है। सिवा उसके और कुछ भी तो नहीं था जो उसे रोक सकता। भेड़ें, सौदागर की बेटी और एंडालूसिया के मैदान तो उसके गंतव्य के रास्ते की सीढ़ियां मात्र थीं। अगले दिन दोपहर में लड़का उस बूढ़े से मिला। वो अपने साथ 6 भेड़ें लेकर आया था। मुझे आश्चर्य है, लड़के ने कहा,
मेरे दोस्त ने सारी भेड़ें तुरंत खरीद लीं। उसका कहना था कि वो तो हमेशा से एक गडरिया बनने का ख्वाब देखता रहा था और ये भविष्य की दिशा में एक अच्छा संकेत था। हमेशा ऐसा ही होता है, बूढ़े ने कहा। इसे अनुकूलता का सिद्धांत कहते हैं। जब आप पहली बार ताश के पत्ते खेलते हैं और आपको लगभग पक्का यकीन होता है कि आप जीत जाएंगे, शुरुआत करने वाले की किस्मत। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ऐसी ताकत है जो चाहती है कि तुम अपने गंतव्य तक पहुंच सको। ये कामयाबी के स्वाद के साथ आपकी भूख भड़काती है। फिर वो बूढ़ा उन भेड़ों का निरीक्षण करने लगा और उसने देखा कि उनमें से एक भेड़ लंगड़ी थी। लड़के ने समझाया कि ये उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि वो झुंड की सबसे ज्यादा समझदार भेड़ है और सबसे ज्यादा ऊन देती है। खजाना कहाँ है? उसने पूछा। वो मिस्र में है, पिरामिडों के पास। लड़का भौंचक्का रह गया। यही बात तो उस बुढ़िया ने कही थी, लेकिन उसने बदले में कुछ भी नहीं लिया था। खजाना हासिल करने के लिए तुम्हें भविष्य सूचक संकेतों का अनुसरण करना होगा। परमेश्वर ने हर किसी के लिए एक मार्ग तैयार किया हुआ है। तुम्हें सिर्फ उन भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ना होगा जो उसने तुम्हारे लिए छोड़े हुए हैं। लड़का कोई जवाब दे पाता इसके पहले ही एक तितली उसके और बूढ़े के बीच आकर फड़फड़ाने लगी। उसे एक बात याद आई जो एक बार उसके दादा ने उससे कही थी। तितलियां भविष्य की सूचना देने वाला एक अच्छा संकेत होती हैं, झिंगुरों की तरह और उम्मीदों की तरह, छिपकलियों की तरह और चार पत्तों वाली घास की तरह। यह सही है, बूढ़े ने लड़के के विचारों को पढ़ते हुए कहा। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारे दादा ने तुम्हें सिखाया था। ये अच्छे भविष्य सूचक संकेत होते हैं। बूढ़े ने अपना लवादा खोला और लड़के ने वहां जो देखा उससे चकित रह गया। बूढ़े ने सोने का एक भारी कवच पहन रखा था जो बेशकीमती रत्नों से मढ़ा हुआ था। लड़के ने उस चौंधिया देने वाली चमक को याद किया जो उसने एक दिन पहले देखी थी। वो वास्तव में एक राजा था। उसने चोरों से बचने के लिए ही छद्म वेश धारण कर रखा था। ये लो, बूढ़े ने कवच के बीच से एक काला और एक सफेद रत्न निकालकर उसे देते हुए कहा। इन्हें उरीम और थुम्मीम के नाम से जाना जाता है। काले का अर्थ है हां और सफेद का अर्थ है नहीं। जब तुम्हें भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ने में मुश्किल पेश आएगी तो ये उनको पढ़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। सवाल हमेशा इस तरह करना जिसका जवाब हां या नहीं में हो, लेकिन अगर मुमकिन हो तो अपने फैसले खुद ही लेना। खजाना पिरामिड पर है, ये बात तुम्हें मालूम ही है, लेकिन मुझे तुमसे 6 भेड़ों का भुगतान करने का आग्रह इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैंने फैसला लेने में तुम्हारी मदद की थी। लड़के ने वे रत्न अपने थैले में रख लिए। उसके बाद से उसे अपने फैसले खुद लेने थे। हर चीज का सामना करते समय ये कभी मत भूलना कि वो वही एक चीज है और कुछ नहीं है। और भविष्य सूचक संकेतों की भाषा कभी मत भूलना। और हाँ, अपने गंतव्य का अनुसरण करना तब तक मत भूलना जब तक कि उस तक पहुंच न जाओ। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक दुकानदार ने अपने बेटे को दुनिया के सबसे ज्ञानी पुरुष के पास जाकर सुख का रहस्य समझने को भेजा। वो लड़का 40 दिन तक रेगिस्तान में भटकता रहा और अंत में एक सुंदर किले पर पहुंचा जो एक पर्वत के शिखर पर बना हुआ था। वो ज्ञानी पुरुष उसी किले में रहता था। लेकिन जब हमारी कहानी के इस मुख्य किरदार ने किले के मुख्य कक्ष में प्रवेश किया तो वहां उसे कोई संतनुमा आदमी नहीं मिला, बल्कि उसने देखा कि वहां तरह तरह की गतिविधियां जारी थीं। व्यापारी आ जा रहे थे, लोग यहां वहां खड़े बातचीत कर रहे थे। एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा मध्यम संगीत बजा रहा था और एक मेज थी जिस पर दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थालें रखी हुई थीं। वो ज्ञानी पुरुष हर किसी से बात कर रहा था और लड़के को अपनी बारी आने के लिए 2 घंटे इंतजार करना पड़ा।
ज्ञानी पुरुष ने पूरे ध्यान से लड़के की बात सुनी कि वो उसके पास क्यों आया था, लेकिन फिर उसने कहा कि ठीक इस वक्त उसके पास सुख का रहस्य समझाने का समय नहीं है। उसने लड़के को सुझाव दिया कि वो महल में घूम घाम कर 2 घंटे बाद उसके पास वापस आए। इस बीच मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो, ज्ञानी पुरुष ने कहा, और लड़के को एक चम्मच पकड़ा दी जिसमें तेल की 2 बूंदें पड़ी हुई थीं। जिस दौरान तुम महल में घूमो, इस चम्मच को इस तरह थामे रखना कि इसका तेल छलकने न पाए। लड़का चम्मच पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए महल की कई सीढ़ियां चढ़ने उतरने लगा। 2 घंटे बाद वो उस कमरे में लौटा जहां वो ज्ञानी पुरुष था। क्या तुमने मेरे भोजन कक्ष में टंगे चित्रों से सजे हुए फारसी पर्दे देखे? क्या तुमने मेरा वो बगीचा देखा जिसे बनाने में उस्ताद माली को 10 साल लग गए थे? क्या तुमने मेरे पुस्तकालय में रखे चर्मपत्र के खूबसूरत ग्रंथों की ओर ध्यान दिया? लड़का शर्मिंदा हुआ और उसने स्वीकार किया कि उसका ध्यान उनमें से किसी चीज की ओर नहीं गया था। उसे तो पूरे समय इस बात की फिक्र बनी रही थी कि ज्ञानी पुरुष ने जो चम्मच उसे सौंपी हुई थी उसका तेल छलकने न पाए। तब फिर वापस जाओ और मेरी दुनिया के चमत्कारों को ध्यान से देखो, ज्ञानी पुरुष ने कहा। अगर तुम किसी आदमी के मकान को ही नहीं जानते तो तुम उस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। लड़के ने राहत की सांस ली, चम्मच उठाई और वापस राजमहल की छानबीन के लिए लौट पड़ा। इस बार उसने छतों और दीवारों की सारी कलात्मक सजावटों को ध्यान से देखा। उसने सारे बाग देखे, अपने चारों ओर खड़ी पहाड़ियां देखीं और उस नफासत पर ध्यान दिया जिसके साथ हर चीज का चुनाव किया गया था। वापस लौटने पर उसने ज्ञानी पुरुष को उस सब कुछ के बारे में विस्तार से बताया जो उसने देखा था। लेकिन तेल की वे बूंदें कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें सौंपी थीं? ज्ञानी पुरुष ने पूछा। जब लड़के ने सिर झुकाकर हाथ में थमी चम्मच की ओर देखा तो पाया कि उसका तेल नदारद था। खैर, मैं तुम्हें एक ही सलाह दे सकता हूं, ज्ञानियों के ज्ञानी उस पुरुष ने कहा। सुख का रहस्य यह है कि दुनिया के सारे आश्चर्यों को देखो और चम्मच में रखी तेल की बूंदों को कभी मत भूलो। गडरिये ने कुछ नहीं कहा। वो बूढ़े राजा द्वारा सुनाई कहानी को समझ गया था। एक गडरिये को भले ही यात्राएं पसंद हों, लेकिन उसे अपनी भेड़ों के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। बूढ़े ने लड़के की ओर देखा और अपने दोनों हाथों से उसके सिर के ऊपर कुछ विचित्र से संकेत किए। फिर वो अपनी भेड़ों को लेकर वहां से चला गया। टैरिफा के सबसे ऊंचे शिखर पर एक पुराना किला है जिसका निर्माण मूरों ने किया था। उसकी बुर्जों पर खड़े होकर आप अफ्रीका की एक झलक पा सकते हैं। सलेम का राजा मेल्कीजेडेक उस दोपहर बुर्ज पर बैठा हुआ अपने चेहरे पर लिवेंटर का स्पर्श महसूस कर रहा था। भेड़ें आसपास बेचैन भटक रही थीं। वे अपने नए मालिक के साथ असहज महसूस कर रही थीं और इस बहुत ज्यादा बदलाव की वजह से उत्तेजित थीं। वे सिर्फ भोजन और पानी चाहती थीं। मेल्कीजेडेक एक छोटे जहाज को देख रहा था जो बंदरगाह से बाहर निकल रहा था। अब वो उस लड़के से कभी नहीं मिलेगा, ठीक उसी तरह जैसे वो अब्राहम से 1 दहाई शुल्क लेने के बाद कभी नहीं मिला था। यही उसका धंधा था। देवताओं की कोई इच्छाएं नहीं होती होंगी क्योंकि उनके कोई प्रारब्ध नहीं होते, लेकिन सलीम का राजा बेतहाशा उम्मीद से भरा हुआ था कि वो लड़का कामयाब होगा। ये बहुत बुरी बात है कि वो बहुत जल्दी मेरा नाम भूल जाएगा, उसने सोचा। मुझे ये नाम उसके सामने बार बार दोहराना चाहिए था। फिर वो जब मेरे बारे में बात करता तो कहता कि वो मेल्कीजेडेक है, सलेम का राजा। उसने कुछ लज्जित भाव से आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, जैसा कि आपने कहा है ये अहंकार की इंतहा है, लेकिन एक बूढ़े राजा का इतना हक तो बनता ही है कि वो कभी कभी खुद पर गर्व करे।
अफ्रीका कितना अजीबोगरीब है, लड़के ने सोचा। वो एक बार में बैठा हुआ था जो बिल्कुल उन्हीं बारों जैसा था जिन्हें वो टेंजियर की सकरी सड़कों के किनारे देखता आया था। कुछ लोग एक विशाल हुक्का पी रहे थे जिसे वे एक दूसरे की ओर बढ़ाते जाते थे। इसके अलावा यात्रा की हड़बड़ी में वो एक बात भूल ही गया था, सिर्फ एक बात जो उसे उसके खजाने से लंबे अरसे तक दूर रख सकती थी। इस मुल्क में सिर्फ अरबी ही बोली जाती थी। शराब घर का मालिक उसके पास आया और लड़के ने उस पेय की ओर इशारा किया जो उसके बगल की मेज पर पेश किया गया था। लेकिन उसे पता चला कि वो कोई कड़वी चाय थी। वो तो वाइन पीना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे जरूरत थी अपने खजाने की चिंता करने की, और इस बात की कि वो उसे हासिल कैसे करे। भेड़ों की बिक्री से उसके बटुए में काफी पैसा आ चुका था और लड़का जानता था कि पैसा जादुई चीज होता है। जिसके पास पैसा होता है वो वाकई कभी अकेला नहीं पड़ता। बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, बल्कि शायद कुछ ही दिनों में वो पिरामिडों पर होगा। सोने का कवच पहने एक बूढ़े आदमी ने महज 6 भेड़ों की खातिर उससे झूठ नहीं बोला होगा। उस बूढ़े ने संकेतों और भविष्य सूचक संकेतों की बात कही थी, और जब लड़का खाड़ी को पार कर रहा था तो उसने भविष्य सूचक संकेतों के बारे में सोचा था। हाँ, बूढ़े को पता था कि वो किस बारे में बात कर रहा था। जो समय उसने एंडालूसिया के मैदानों में गुजारा था, उस दौरान उसने ये सीख लिया था कि जमीन और आसमान को गौर से देखते हुए उसे कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए। उसने पता लगा लिया था कि एक खास पक्षी की मौजूदगी का मतलब है कि आसपास कोई सांप है, और एक खास तरह की झाड़ी उस इलाके में पानी की मौजूदगी का संकेत है। ये बात उसे भेड़ों ने सिखाई थी,